प्रिय विद्यार्थियों, सप्तम क्लास का सिविक्स इसका 9वां एवं अंतिम अध्याय आप देख सकते हैं, समानता के लिए संघर्ष। आपने इस पुस्तक में पहले अध्याय में समानता पर चर्चा हुई थी, इसको देखे थे, और यह अध्याय अंत भी होता है समानता के लिए संघर्ष के रूप में। पूरा का पूरा किताब एक तरह से समानता पर आधारित है, और समानता को प्राप्त करने के लिए कितने संघर्षों को करना पड़ता है, किस तरह की विषमताएं समाज में हर स्तर पर देखने को मिलती है, चाहे वो समाज हो या बाजार या आर्थिक क्षेत्र हो। इन सब बातों का जिक्र विगत के सभी अध्याय में हमने देखा। इस अध्याय में जो कहा गया है कि पिछले अध्याय में, पहला अध्याय में देखे थे कांता के बारे में, उसके बाद अंसारी दंपत्ति के बारे में, उसके बाद मेलानी के बारे में, स्वप्ना के बारे में। इन सब में क्या था, कहीं न कहीं असमानता का बर्ताव, असमानता का व्यवहार किया जा रहा था, और असमानता के विरुद्ध संघर्ष भी देखने को मिला है। रोजा पार्क्स देखिए किस तरह महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। और इस अध्याय में, जैसा कि आप पहले के अध्याय में पढ़े थे, सबसे समानता के बारे में जैसे पढ़े थे कि कांता के बारे में थोड़ा संक्षिप्त स्मरण कर लें, तो जब वोट देने की बारी आती है तो हमें लगता है कि सारे लोग समान हैं। किस तरह कोई अमीर कोई गरीब रहे, एक लाइन में लगकर पंक्तिबद्ध होकर वोट देते हैं। वहीं जब हॉस्पिटल जाने की बारी आती है तो कोई सरकारी हॉस्पिटल जाता है जहाँ लंबी लाइनें लगना पड़ता है, और कोई निजी हॉस्पिटल जाता है जहाँ की बिना लाइन का इंसान का इलाज हो जाता है, लेकिन उसको पैसा खर्च करना पड़ता है। वहीं एक और देखे जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी भी, वो एक दलित है, और दलित है इसीलिए उसके हेडमास्टर उसे स्कूल में झाड़ू लगवाते हैं, उसको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। कितनी बड़ी त्रासदी है ये देखे। अच्छा, अब कभी कभी लगता है कि जो है बहुत ही विषमता की बात है। अफ्रीकन महिला रोजा पार्क्स के बारे में देखें कि किस प्रकार अफ्रीकी अमेरिकन महिला जो है काम करके जब घर जाती है तो उस पर बस पर जो है कहता है कि सीट दो, नहीं देती है, तो वहीं से फिर संघर्ष की ईजाद होती है। उसके बाद स्वास्थ्य में भी देखें, सरकारी स्वास्थ्य में क्या स्थिति है। दो दोस्त अमन और रंजन जब बीमार पड़ता है तो किस तरह कोई जाके आराम से इलाज कराता है और कोई नहीं करा पाता है। उसके बाद यह भी देखें कि राज्य शासन कैसे काम करता है। विधायक के बारे में पढ़े, आपको याद होगा कि कहीं पानी की बर्बादी होती है, 5 स्टार होटल में तो पानी की दिक्कत ही नहीं होती है, लोग कहीं पानी बर्बाद करते हैं। जिसके पास पैसा है वो किसी न किसी तरह पानी ऊपर कर लेता है, लेकिन जो गरीब है उसको 4 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को सरकार अब तक मैसर नहीं करा पा रही है। तमाम योजनाएं हैं, लेकिन योजनाएं धरती पर उतरती नहीं है, उतर नहीं पाती है। और देखें कि किस प्रकार गंदा जल पीने के कारण लोगों को हैजा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और इस प्रकार यह भी देखें कि किस प्रकार विधायक अगर वहाँ आवाज़ उठाते हैं तो जो है उसकी बातें सुनी जाती है, पक्ष विपक्ष। मुख्यमंत्री उस क्षेत्र का दौरा करते हैं। तो इसके बाद देखें नाम सामोआ द्वीप के बारे में भी देखें, जहाँ की शिक्षा नहीं मिलता है, और शिक्षा नहीं मिलने के बाद जो बड़े लोग करते हैं वो अनुकरण करते हैं, वही काम करते हैं। इस तरह की बात देखें। अच्छा, यह भी देखें कि किस प्रकार कोई महिला जब काम करने जाती है तो कहते हैं कि वो काम करती है,
और घर पे रहती, कहते हैं वो काम नहीं करती है। लेकिन किस प्रकार वो काम पर भले नहीं जाती है, लेकिन दिन भर वो काम करते रहती है, उसके काम का मूल्य नहीं लोग जान पाते हैं। और कई महिलाएं दोहरी भूमिका में काम करती है, घर में भी और बाहर में भी। इसके बाद देख रहे हैं किस प्रकार औरतों ने दुनिया बदली। रमाबाई के बारे में पढ़े, रामसुंदरी देवी के बारे में पढ़े, रुकैया सखावत हुसैन के बारे में जाने, किस तरह उस समय शिक्षा की व्यवस्था थी। आज की तरह सभी बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, और ऐसी भी मान्यता थी कि लड़कियां पढ़ेगी तो खराब हो जाएगा, उसका पति मर सकता है। तो इस प्रकार की बातें थी। इसके बाद हम लोगों ने संचार माध्यम के बारे में भी देखा कि किस तरह मीडिया के द्वारा हमें सारी सूचनाएं तो प्राप्त होती है, लेकिन जिस तरह व्यवसायिक घरानों का उस पर कब्जा रहता है, तो वहाँ पर उसको दबाव आ जाता है कि आप सच्चाई को बाहर नहीं लावें। उसके खिलाफ बातें जब आती है तो फिर वहाँ रोक लगा दिया जाता है। तो ऐसी भी बातें होती है। और इस तरह आगे हम लोग बाज़ार में भी देखें कि किस तरह हमारे आसपास जो बाज़ार है, बड़ा दुकानदार, छोटा दुकानदार, फैक्ट्री, खेत, किस तरह माल उत्पादन होता है, वहाँ जाता है, फिर धीरे धीरे जो है फुटकर विक्रेता के पास जाता है, फिर आपके पास पहुँचता है। उसी तरह पिछले अध्याय में कमीज के बारे में देखें कि कैसे जो है पहले रुई उत्पादन होता है, वो कपास से जो है सूता बनता है, सूता से फिर धागा तैयार होता है, उससे कपड़ा बनता है, फिर फैक्ट्री जाता है और फिर वो वहाँ शर्ट बनता है। और सबसे ज़्यादा कमाता कौन है? जो विदेशों में बैठे हुए हैं। तो इतनी तरह की बातें हम लोगों ने देखा। अगर हम संवैधानिक बातों को देखें तो भारतीय संविधान हर एक नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखता है, किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव की बात नहीं करता है। आप अमीर रहें, गरीब रहें, किसी भी जाति के रहें, किसी भी लिंग के रहें, स्त्री रहें, पुरुष रहें, तो कोई इसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हर एक वयस्क नागरिक को चुनाव के दौरान मतदान का अधिकार है, और एक व्यक्ति एक वोट, और एक एक वोट करके यहाँ अपने प्रतिनिधि का चयन लोग करते हैं। मताधिकार की जब बात होती है, वहाँ की व्यवस्था ऐसी दिखती है कि लगता है कि समानता हो गई, समानता का भाव है। वहीं अन्य पहलू को देखते हैं तो लगता है नहीं, अभी ये समानता व्यवहारिक पहलू पर उतर नहीं पाया है, अभी इसको बहुत दूर सफ़र तय करना बाकी ही है। आप देखें किस तरह धर्म की दीवारें भी यहाँ जाती है। एक अंसारी का देखें इसमें कि जब वो मकान लेने जाता है तो कुछ लोग मकान नहीं देते हैं क्योंकि वो उसके दूसरे धर्म के हैं। तो इस तरह की बातें होती है। तो और कोई महिलाएं घर में अचार बनाती है और कोई लंबा चौड़ा विज्ञापन खर्च करके जो है अपना सामान बेचता है। यहाँ मजबूरी है, वहाँ क्या प्रतिष्ठा है, शान है, पैसा है। यहाँ मेहनत करके भी उतना नहीं कमाया जा सकता है, और दूसरी ओर धन से धन कमाया जा रहा है। तो इस प्रकार कई तरह की सामाजिक असमानता है, लेकिन सिर्फ सामाजिक नहीं है, निर्धनता भी असमानता का रंग बनता है। लेकिन इन सबों के साथ साथ जब अंसारी दंपत्ति पैसे वाले भी थे, फिर भी उसको नहीं दिया, तो लगता है कहीं न कहीं धर्म भी इस असमानता में कहीं न कहीं बाधक साबित होते हैं। धर्म के कारण मकान देने से जो है लोग हिचकिचाते रहते हैं। तो इस धर्म, जाति, लिंग, ये सब कारक ना चाहते हुए भी एक वास्तविकता है कि यह एक असमानता का कारक बनता है। और यह वास्तविकता है कि पिछड़े अगर देखें तो कौन आएंगे इसमें, तो सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें आते हैं। वहीं 2011 की जनगणना के मुताबिक देखें तो हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं हैं, 14.2% मुसलमान हैं, 16.6% आदिवासी हैं, दलित हैं, 16.6% दलित है और 8.6% आदिवासी है। इतनी बड़ी विशाल संख्या के होने के बावजूद वे अभी भी पिछड़ेपन के शिकार हैं। जबकि मानव होने के नाते हर एक नागरिक को मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। आप किसी भी समुदाय के हों, असमानता नहीं ही होनी चाहिए। आदिवासी लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां बीच में शिक्षा छोड़ देती है,
हालांकि सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है और यह भेद या रूप देखने को धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मिलते जा रहा है, लेकिन यह भी एक वास्तविकता है। अब हम देखते हैं कि समानता के लिए संघर्ष की स्थिति को देखें तो गांव, समुदाय, शहर सब जगह देखते हैं तो समानता के लिए संघर्ष करना पड़ा है और भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़ा होना पड़ता है और तभी मानवीय गरिमा भी बहाल होती है। अक्सर समानता के विशेष मुद्दे को लेकर लोग संघर्ष करने वाले व्यक्ति को याद करते हैं, वो समाज में महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष आप याद कर सकते हैं जहाँ पर लोगों ने समानता के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। अच्छा, और जैसे कि महात्मा गांधी को देखते हैं हम, ऐसे अनेकों लोग हैं। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का नाम आपको याद होगा। तो ये लोगों ने संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया, आज भी जाने जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने संघर्ष में जो है अपना रोल अदा किया है और वे इतिहास में जाने गए हैं। और इसी तरह यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार एक मत्स्य संघ है, मछली का संघ, तबा मत्स्य संघ, वहाँ जो है संघर्ष की गाथाएं लिखी गई है। इसको हम लोग आगे देखते हैं। विभिन्न संघर्षों की भांति तवा मत्स्य संघ के लोगों द्वारा भी आंदोलन किया गया। तो इसमें क्या हुआ था, तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश से जुड़ा मामला है। इसको हम लोग और आगे देखेंगे तो जानकारी होगी। तो उन लोगों ने एक संगठन बनाया और संघर्ष किया। इस तरह की बातें जो है कई जगह बीड़ी मजदूर, मछुआरा, खेतिहर मजदूर, झुग्गीवासी समूह द्वारा भी होती रही है। तो तमाम और यहाँ पर देखते हैं कि जंगल के, एक बात समझ लें, जंगल के बड़े क्षेत्रों को जब जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं। पूरे के पूरे गांव को लोग को वहाँ से हटा दिया जाता है और दूसरे जगह उसे बसा दिया जाता है, उसे बसने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। पूरा का पूरा इलाका 100 गाँव है तो 100 गाँव ख़त्म, उसको दूसरे जगह बसा दिया जाएगा। और इन विस्थापितों में ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं, गांव से जुड़े मामले होते हैं और ये लोग ज़्यादा संख्या में गरीब होते हैं। और शहर में भी कभी कभी देखिएगा कि झुग्गी झोपड़ी को एक जगह से हटा कर दूसरी जगह बसा दिया जाता है। तो ऐसी बातें होती है और उससे क्या होता है ना, कभी कभी दूसरी जगह बसा देने पर बच्चे सबको स्कूल जाने में भी परेशानी होती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक बात समझ लें, नदी पर बांध बनाया जाता है और बांध बनाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा किया जाए। इसका मकसद ये होता है और ऐसा करने से वहाँ एक जलाशय बन जाता है और उसमें जैसे जैसे पानी भरता है ज़मीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें क्या होता है, डूबते जाता है। और इसीलिए होता है कि चारों बगल जो है ऊंचा बाउंड्री रहता है, दीवार रहता है। और यही चीज़ जो है उत्तराखंड के टिहरी बांध में भी हुआ था कि जो है बहुत सा इलाका जो है वहाँ आते गया पानी और डूबते गया और वहाँ लोग को जो है दूसरी जगह बसाया गया। और बांध का वहाँ का नाम टिहरी क्यों पड़ा, तो टिहरी शहर के कारण जो है टिहरी बांध आप सुने होंगे। वहाँ 100 गांव थे जिनमें कि कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए थे और लगभग 1 लाख लोग
को विस्थापित किया गया था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे लोगों और समुदाय का विस्थापन हमारे देश में समान चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरती है। और कई बार कई लोग क्या करते हैं, संगठन के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए सामने आते हैं, उस संगठित होकर लड़ाई लड़ते हैं सरकार के प्रति कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, हमको और अधिकार दो। और देखिए यहाँ क्या होता है, विस्थापितों के हक की लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं बहुत से लोग। और इस अध्याय में यहाँ पर जो दिया गया है, तवा मत्स्य संघ यह मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुरा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहा था। छिंदवाड़ा जिला है मध्य प्रदेश में, कि महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी, एक नदी है तवा नदी होशंगाबाद जिला है, वहाँ में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होते हुए आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के एक बड़े हिस्से की से साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। कुछ विस्थापित आसपास रहकर खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ करने लगे और जिससे कि थोड़ा बहुत उनको आय अर्जन होता था, कमाई होती थी। 1994 में क्या हुआ, सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदार को दे दिया और ठेकेदार क्या किया, स्थानीय लोग जो काम करते थे उसको वहाँ से हटा दिया। और जब वहाँ बाहर से सस्ता श्रमिक लाया और ठेकेदार ने अपने गुंडे से उन लोगों को, स्थानीय लोगों को धमकियां देना भी स्टार्ट कर दिया और वो लोग वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थे स्थानीय लोग। गांव वाले ने फिर क्या किया, बोला कि अच्छा मौका है कि हम लोग सभी एकजुट हुए। सभी लोग एकजुट हुए और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़े और संगठन बनाने का वक्त आ गया है, ये बात उन लोगों ने सोचा और उसी समय से तवा मत्स्य संघ अपने संगठन का नाम दिया। अच्छा, देखिए क्या हुआ, नवगठित जो नया तवा मत्स्य संघ TMS जो गठित हुआ, उन्होंने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने को जारी रखने की अनुमति दी जाए। जैसे हम लोग करते आ रहे हैं वैसा हम लोग को करते रहने दिया जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू कर दिया। चक्का जाम समझते हैं, जाम, धरना प्रदर्शन। और उनके प्रतिरोध को देखते हुए सरकार ने पूरे मामले के लिए एक समिति बनाई कि समीक्षा करेगी कि क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए। और समिति ने गांव वाले के जीवन यापन के लिए मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की, नहीं कि गांव वाले के पक्ष में दिया कि मछली पकड़ रहा है, ये लोग का व्यवसाय है, कहाँ जाएगा ये लोग, तो मछली लोग को पकड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। अच्छा, 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो जो यहाँ के विस्थापित हैं उन्हीं को दिया जाए। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में कि मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा देना स्वीकार कर लिया कि ठीक है तुम ही बांध पकड़ो, और उसको पट्टा दे दिया। पट्टा होता है ठेका कि तुम यहाँ मछली पकड़ेगा, बांध की होगा और इतना पैसा तुमको जमा करना पड़ेगा। और इस तरह क्या होता है, 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गाँवों के लिए एक नया साल का आरंभ हो गया। तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने जब जो उसमें जुड़ा, उसका आय में बढ़ोतरी हुई, कमाई में बढ़ोतरी हुई, कमाई बढ़ा। कैसे बढ़ा, तो एक सहकारी समिति बनाई उन लोगों ने और सहकारी समिति बाद की प्रक्रिया में भी शामिल हुई। सारा माल उनके माध्यम से बाजार तक गया, वहाँ पर बिचौलिए का जो है दूरी हो गया, बिचौलिया हट गया और मछुआरे पहले की तुलना में 3 गुने ज़्यादा कमाने लगे। पहले 100 कमाते तब 300 कमाने लगे। और मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रख रखाव की ज़रूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था की, उसको कर्ज दिया। और इस मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी के साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की व्यवस्था की कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने की स्थितियाँ मिले, प्रदूषित न हो। और इस तरह जो है तवा मत्स्य संघ ने सिद्ध कर दिया कि जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो अच्छे प्रबंधन के गुणों का भी परिचय देते हैं। इस तरह जो है यहाँ पर ये हम लोगों ने तवा मत्स्य संघ के बारे में भी देखे। यहाँ पर कुछ प्रश्न का जवाब आपको देना चाहिए, आपकी समझ कहाँ तक विकसित हुई आप बताइए। अच्छा, पहले बताइए कि आपने किसी को संघर्ष करते हुए देखा या किताब में पढ़ा है, तो उसका नाम लिखिए आप। अच्छा, अब बताइए तवा मत्स्य संघ क्या चाहता था, इन्होंने संघर्ष क्यों स्टार्ट किया। अच्छा, गांव वाले ने संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस की, क्यों। और तवा मत्स्य संघ ने
सफलता भी प्राप्त की। कैसे? बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका जवाब आप तैयार करें। अच्छा, आपको पता है सूचना का अधिकार क्या होता है? 2005 ईस्वी में शुरू किया गया सूचना का अधिकार। इसमें है कि सरकार बहुत सारा काम करती है हम लोगों के लिए, तो क्या करती है, कितना काम की, क्या कितना खर्च आया, इसका हिसाब एक आम नागरिक भी ले सके, जान सके। कोई रोड बना तो कितना बना, सरकार ने कोई योजना चलाई तो कितना चलाई, क्या पैसा खर्च हुई, तो इस सब के बारे में जानकारी हम लोग ले सकते हैं। यह आज़ादी की ओर बढ़ते हुए कदम में एक और कदम है सूचना का अधिकार। यहाँ पर एक कविता है, जानने का हक। आपके विद्यालय में क्या क्या पढ़ाई होती है, या क्या क्या घटना घटती है, तो जैसे कि आपको लगता है कि हम भी जानें इसने सरकार क्या करती है, आपके लिए क्या की, गांव के लिए, मोहल्ले के लिए और जगह के लिए क्या की, तो जानने का हक होना चाहिए। एक कविता दिया है, मेरे सपनों को ये जानने का हक रे, क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं। देश के बारे में चित्रण किया गया है, कल्पना किया गया है। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, क्यों गांव गांव चलना पड़ा है, क्यों बस का निशान नहीं। मेरी भूख को ये जानने का हक रे, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान नहीं। मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का हक रे, क्यों गोली नहीं, सुई नहीं, दवा खाने, पट्टी टाँके का सामान नहीं। मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे, क्यों दिन रात करे मजदूरी, क्यों पाठशाला मेरे गांव में नहीं। कहने का मतलब है, यहाँ एक कल्पना की गई है कि हम क्यों नहीं जाने अपना देश है। आज़ादी के पहले कल्पना की गई थी कि अपना देश होगा, अपना कानून होगा, पूरा विकास होगा, हर लोग का विकास का सपना साकार होगा, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, हमारा देश क्यों नहीं सज पा रहा है जैसी कल्पना की गई थी। तो यही है, और हर हाथ को काम क्यों नहीं मिल पा रहा है, और क्यों अभी भी कई जगह जो है गांव सुदूर क्षेत्र में जो है रोड तक नहीं है, पक्की सड़क तक नहीं, क्यों नहीं है, और क्यों अभी भी लोग भूखे मर जाते हैं और अनाजों में, गोदामों में अनाज सड़ जाते हैं। इस तरह की वारदातें भी होती है, कुछ ही होती है लेकिन होती है, पहले ज़्यादा होती है। और कोई बीमार पड़ गया और दवा खाने में दवा ही नहीं है, चिकित्सक ही नहीं, हॉस्पिटल ही नहीं है। इस तरह की व्यवस्था, कुव्यवस्था और निष्क्रियता क्यों रे, ये कल्पना की गई है। आपको यह पंक्ति कैसी लगती है? इसमें कुछ अपने बारे में, अपने चिंतन से जोड़ करके लिखें। आप क्या जानना चाहते हैं? अच्छा, इस तरह जो है कविता के माध्यम से, कभी कभी आप देखेंगे कोई लोकगीत के माध्यम से कोई कलाकार सब जो है अपनी बातें रखते रहती है, और समानता, असमानता को दूर करने की दिशा में यह भी एक बहुत बड़ा कदम है, जो अन्य को प्रेरणा देती है कि नहीं, आगे बढ़ो। ऐसा क्यों? अब देखिए, भारत का संविधान है, भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज है। यह समानता के लिए जो है एक प्रेरणा उत्पन्न करता है, और उस समानता है, सभी मनुष्य को समानता कानूनन दी गई है, और यही समानता का आधार है कि लोग समानता के लिए लड़ते हैं, प्रेरित होते हैं कि नहीं, हमको जब वो अधिकार है तो क्यों नहीं दीजिएगा। और आपने देखा कि मत्स्य संघ किस तरह जो है वो मछुआरा विरोध किया, एक संघ बनाकर, और हकीकत धरातल पर किया था, और उसको सफलता भी हाथ लगी। इस तरह जो है, इस तरह की संघर्ष से हमारा लोकतंत्र और मजबूत ही होता है। और समानता का मूल्य कहाँ है? तो हमारे लोकतंत्र के केंद्र में है। कई मुद्दे हम लोगों ने देखा, लेकिन वहीं जब ऐसे कुछ मुद्दे दिखते हैं, जब मेहनत करते रहते हैं और
उसका मुनाफा कोई और कमा लेता है। लगता है कहीं कहीं वो समानता है। कई ऐसे जो है अभी भी महिलाओं को आगे आना बाकी है, बहुत सी महिलाएं पिछड़ी हुई है, बहुत सी बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह जब भेदभाव रहेगा, वो समानता रहेगी, तो ये सब तो लोकतंत्र को चुनौती पैदा करेगी कि लोक समानता का भाव स्थापित होगा कैसे। और आर्थिक समानता से भी जुड़े मुद्दे हैं, न केवल सामाजिक हैं, आर्थिक रूप से भी विपन्नता की स्थिति जो है चुनौती उत्पन्न करती है। और हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में के लिए समता और सुखी संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति का, समुदाय का गरिमा तब बना रहेगा जब उस परिवार के लिए सभी ज़रूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। देश में बहुत सा संसाधन है, लेकिन अगर उसका हम इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो ये संसाधन सबों के लिए काम में नहीं आ पाती है। 2001 की कहानी है कि लगभग 1500 से ज़्यादा लोग जो है, लखनऊ की घटना है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए जन सुनवाई में एकत्रित हुए और प्रतिष्ठित महिलाओं ने एक ज्यूरी बनाई। कुछ लोग मिलकर ज्यूरी को निर्णय देने के लिए और उन न्यायाधीशों को, ज्यूरी जो है क्या करते हैं, न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं, और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज़्यादा मामलों की सुनवाई की। लोगों की इस ज्यूरी ने इस सच्चाई को भरने में मदद की, कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। महिलाएं कोई पिछड़ेपन है तो उसको जो है पर जानकारी भी नहीं हो पाता है कि हम कैसे लड़ें, क्या लड़ें, हमारे अधिकार क्या हैं। तो इस तरह की बड़ी बातें हमको देखने को मिलती है। अब बताइए, समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती है? और आप समानता के लिए क्या कोई सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं? यदि आपकी चिंतन क्षमता विकसित हुई हो तो आप करें, अन्यथा छोड़ दें। उम्मीद है आपको यह अध्याय सहित विगत के सभी अध्याय अच्छे लगे होंगे। आपका यह 7वीं क्लास का नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 ये समाप्त होता है। उम्मीद है आप अच्छे से अध्ययन किए होंगे और जहाँ कहीं समझ में नहीं आती हो उसको दोबारा सुने, प्रश्न को बनावें। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। अब मिलते हैं 8वीं क्लास में।